नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की दूसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है उद्योग और व्यवसाय। तो आज के इस वीडियो में हम उद्योग के बारे में डिटेल में समझेंगे और साथ ही व्यवसाय के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग कहते किसे हैं। तो समझिए, उद्योग से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में किसी सामान का भारी मात्रा में उत्पादन या निर्माण करने व बृहद रूप में सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म से है। तो अब देखिए, अब ये जो डेफिनेशन मैंने बताई ये कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसका भारी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, तो वह एक उद्योग है। अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे खाने की वस्तु हो सकती है या कोई तकनीकी से संबंधित कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, या आपके दैनिक जीवन है उससे संबंधित कोई वस्तु हो सकती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ज़रूरी ना हो कि कोई वस्तु ही हो, वो कोई सेवा भी हो सकती है, जैसे बैंक, पुलिस, अस्पताल की जो सेवाएँ हैं ये भी उद्योग में आती है। अब इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो हमने जान लिया कि उद्योग क्या कहते हैं, किसी वस्तु का भारी मात्रा में उत्पादन करना ही उद्योग कहलाता है। अब हम समझते हैं कि उद्योग के पक्ष कौन से होते हैं। तो कोई भी उद्योग होता है उसके दो पक्ष होते हैं। कितने? दो पक्ष होते हैं। एक होता है भारी मात्रा में उत्पादन और एक होता है कार्य का विभाजन। जो भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है वो हमेशा स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी ऑटोमेटिक जो मशीनें होती हैं जो उत्पादन कार्य करती है, एक तो वो होता है। और इसका जो दूसरा पक्ष है कार्य का विभाजन, इसके अंदर आता है कि डिज़ाइन, उत्पादन और मार्केटिंग, यानी जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन कैसे करना है, साथ ही उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे उसको बाज़ार में सेल करना है। तो ये इसका जो दूसरा पक्ष होता है किसी भी उद्योग का। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, यानी जितने भी उद्योग हैं उन्हें 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उद्योग किस कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि पुलिस, अस्पताल और बैंक की जो सेवाएं हैं ये किस उद्योग के किस क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए आप ये समझिए कि जो पहला इसका जो क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें किस तरह के उद्योग आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आते हैं कृषि, कच्चा माल से जुड़े जो उद्योग होते हैं वो आते हैं, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, खनन। ये जो सारे जो उद्योग होते हैं ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो गया, यानी कोई व्यक्ति अगर कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वो भी उसका एक उद्योग है, वो उसका प्राथमिक उद्योग है। अगर पशुपालन है या मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है या खनन संबंधित जो उद्योग होते हैं ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं, तो कृषि, पशुपालन, खनन आदि से जुड़े उद्योग। आगे बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र में कौन से उद्योग आते हैं। तो तेल शोषक कार्यों से जुड़े जो उद्योग होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, यानी जो तेल के कुएं होते हैं, ठीक है, जहाँ से तेल निकालने का काम किया जाता है, वो सारे उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। आगे बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसमें सेवाएं आती हैं, ठीक है, कौन क्या आती है इसमें आती हैं सेवाएं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी सुविधाएं आती है, कौन कौन सी सेवाएं आती है। तो इसमें आती है पुलिस की सेवा, अस्पताल जो सेवाएं हमें प्रदान करता है वो, बैंक के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो, और साथ ही परिवहन यानी रेलगाड़ी की सुविधाएं, रेलगाड़ी की जो सेवाएं प्रदान की जाती है, बसों की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और बैंक में जो डिपॉजिट और विड्रॉल की सुविधाएं होती हैं, ठीक है, अस्पताल जो हमें हेल्थ केयर की सुविधाएं देता है, पुलिस जो हमें प्रोटेक्शन की सुविधा देती हैं। तो ये सारी जो सेवाएं और सुविधाएं हमें दी जाती है ये सारी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी उद्योग का जो तृतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये सारी सेवाएं आती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्षेत्र है वो है चतुर्थ क्षेत्र, यानी उद्योग का जो चतुर्थ क्षेत्र होता है इसमें नवीन क्षेत्र आते हैं, जैसे अनुसंधान, कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन, जैव रसायनों का निर्माण आदि। यानी जो चतुर्थ क्षेत्र होता है उद्योग का, इसमें आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो न्यू एक्सपेरिमेंट को लेकर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर हो, डिज़ाइन को लेकर हो, सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये आती है आपके चतुर्थ क्षेत्र में। तो अब आपको पता रखना कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए उद्योग आएंगे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इनसे। द्वितीय क्षेत्र में तेल शोषकों से जुड़े हुए। तृतीय क्षेत्र में आपकी सेवाएं आएंगी, अस्पताल, बैंक, परिवहन की सेवाएं। और चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे आपके अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट हो गया, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सारे उद्योग हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में आएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं उद्योगों का आधार, यानी अलग अलग आधारों पर उद्योग
होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया कि जैसे कपड़ा उद्योग है, तो ये किस पर आधारित उद्योग है? कृषि पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित उद्योग है, तकनीकी पर आधारित है या वन पर आधारित है? तो इसका जवाब देने के लिए आप ये वाली जो टेबल मैंने बनाई है, ये वाली जो लिस्ट बनाई है, इसको देखिए। तो इसमें सारे उद्योगों को देखते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे वैसे तो इसमें आएंगे आपको कृषि पर आधारित उद्योगों को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आपका सूती वस्त्र उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आपका कृषि पर आधारित उद्योग है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग जो बनते हैं, किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। और कपास कहाँ से आता है? खेती से आता है, कृषि से आता है, इसीलिए तो कृषि पर आधारित उद्योग है। यानी कृषि नहीं होगी तो सूती वस्त्र उद्योग ही नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सूती वस्त्र उद्योग का जो वजूद है वो कृषि से है, इसलिए कृषि पर आधारित उद्योग है। वैसे ही चीनी उद्योग, चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है और गन्ने की भी खेती की जाती है। वैसे ही चाय उद्योग है, चाय की भी खेती की जाती है और उस पर आधारित ये उद्योग है जो खेती से उस कच्चे माल को लेकर उसे चाय में परिवर्तित करता है, पक्के माल में परिवर्तित करता है। आगे हम बात करते हैं पशुओं पर आधारित उद्योग, यानी ऐसे भी उद्योग होते हैं जो सिर्फ पशुओं पर ही आधारित है, यानी वो उद्योग पशुओं के माध्यम से ही चलते हैं। जैसे चर्म उद्योग, तो चर्म उद्योग के लिए जो चमड़ा चाहिए होगा वो कहाँ से मिलेगा? पशुओं से मिलेगा। वैसे ही ऊन उद्योग, ऊन के लिए ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ और बकरी से मिलता है, तो यह भी पशुओं पर आधारित उद्योग है। अगला है दुग्ध या डेयरी उद्योग। जो दुग्ध या डेयरी उद्योग में जो दूध आता है वो दूध कहाँ से आता है? पशुओं से आता है, तो इसीलिए तो ये वाला उद्योग भी जो है पशुओं पर आधारित। ऊपर जो हमने देखे ये उद्योग किस पर? कृषि पर आधारित है, और ये उद्योग किस पर? पशुओं पर आधारित है। आगे हम देखते हैं वनों पर आधारित उद्योग, यानी वे उद्योग जो सिर्फ वनों पर आधारित होते हैं। जैसे आपका कागज़ उद्योग, अब कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी, और वो कच्चा माल यानी पेड़ के जो तने वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें जंगलों से, वनों से, तो ये वन पर आधारित उद्योग हो गया। वैसे ही रबड़ उद्योग, तो रबड़ उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? वनों से मिलेगा, इसलिए ये वन उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग हो गया। ऐसे ही कुटीर उद्योग, इसमें छोटे छोटे उद्योग आते हैं। जैसे आपको पता हो कि ताड़ या खजूर का जो पत्तियां होती हैं उनसे चटाइयाँ बनाई जाती है, और कुटीर उद्योग में और आपके अगरबत्ती बनाने का काम, ये सारे आते हैं। तो इनके लिए भी कच्चा माल जो है वो सामान्यतः वनों से मिलता है, तो ये भी वनों पर आधारित उद्योग होते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं वो होते हैं आपके तकनीकी पर आधारित उद्योग। इसमें आता है आपके जो मशीनरी उद्योग, के आपके जो मशीनें बनाने का काम होता है, चाहे आपके कंप्यूटर बनाने का काम हो, लैपटॉप्स बनाने का काम हो, आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वगैरह बनाने का काम, तो ये तकनीक पर आधारित उद्योग है। ठीक है, मशीनरी उद्योग और कंप्यूटर उद्योग ये सारे किस पर आधारित है? ये तकनीकी पर आधारित उद्योग होते हैं। तो हमने देख लिया कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं, पशुओं पर आधारित उद्योग कौन से हैं, वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं, और तकनीकी पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं। आगे हम बात करते हैं उद्योग हेतु आवश्यक सुविधा, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति उद्योग खोलना चाहता है, एक इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो उसके पास होनी चाहिए, तभी जाकर वो एक उद्योग खोल पाएगा। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को अपन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है वो है भूमि। अगर मान लीजिए कोई एक उद्योग खोलना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक भूमि की ज़रूरत होगी, एक फ्लैट की ज़रूरत होगी, एक जगह की ज़रूरत होगी जहाँ पर वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। तो भूमि के बाद अगला है भवन। अब खुले आसमान के नीचे वो मशीनें लगाकर उत्पादन तो नहीं कर सकता, उसे वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसे ज़रूरत होगी मजदूरों की। अब उत्पादन करने के लिए सारा ही काम मशीनें नहीं कर सकती, मशीनें होने के बावजूद भी कुछ मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, तो मजदूर भी वहाँ होने चाहिए अगर आप एक उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि उद्योग के लिए भूमि भी आवश्यक है, भवन भी आवश्यक है, मजदूर भी आवश्यक है। अगला जो है वो है मशीनी उपकरण, यानी सारा ही जो उत्पादन का कार्य है वो भी मजदूर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ मशीनों की भी ज़रूरत होगी, यानी मशीनी उपकरण भी इसके लिए आवश्यक है। अगला है कच्चा माल। अब आपके पास मान लीजिए भूमि भी है, भवन भी है, मजदूर भी है और मशीनी उपकरण भी है, लेकिन आप प्रोडक्ट का तभी बना पाएंगे, तभी उत्पादन होगा जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा। तो कच्चा माल होगा तभी आप कुछ बना पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, अगला है पूंजी। अब आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। अगर आपने भूमि खरीद ली, ठीक है, भवन भी बना लिया पैसे लगाकर, आपने मजदूरों को भी रख लिया, मशीनें भी लेकर आ गए, अब आपको कच्चा माल बार बार खरीदना पड़ेगा उत्पादन करने के लिए, तो आपको उसके लिए पूंजी चाहिए होगी, क्योंकि पैसे देकर ही आप उसको खरीदेंगे और उसका उत्पादन करेंगे, फिर उसको बेचकर आप ज़रूर पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो पूंजी होना ज़रूरी है। उचित जलवायु होना ज़रूरी है, यानी मान लीजिए कि आपका उद्योग जो कागज़ उद्योग है, आपको वनों से पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप रेगिस्तान के किसी दूर दराज एरिया में जाके अगर उद्योग लगा रहे हैं तो वो वहाँ पर आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो उचित जलवायु भी ध्यान में रखकर ही उद्योग
खोले जाते हैं, यानी जलवायु भी उद्योग खोलने के लिए आवश्यक होती है, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला है बाजार का ज्ञान, यानी आपको मार्केट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप एक ऐसी चीज़ को उत्पादित कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते हैं, तो आपका लॉस होगा। तो आपको बाजार का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा उद्योग खोल सकते हैं और उसे अच्छे से आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, अगला है शासकीय सहयोग। ये आपको पता है कि आप जब उद्योग खोलेंगे तो आपको लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आपको परमिशन भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, तो आप उस परमिशन वगैरह के लिए आपको शासकीय सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। और अगला है वो निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होती, इनफैक्ट कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक उद्योग को खोलने के लिए आवश्यक होती है। फ्रेंड्स, पहले हमने बात की उद्योग के बारे में, अब हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में, यानी अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है? व्यवसाय से तात्पर्य उस कार्य से है जिसमें पूंजी का निवेश कर वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से उसका नियमित विनिमय किया जाता है। यानी वही बात है कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ से कुछ वस्तुओं का उत्पादन करेंगे या फिर सेवाओं का उत्पादन करेंगे, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ सर्विस प्रोवाइडर आप बनेंगे, या फिर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और उसको आप सेल करेंगे, उसको बेचकर पैसा कमाएंगे। किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो यही कहलाता है आपका व्यवसाय। आगे हम देखते हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, यानी कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, तो उसके पीछे उसके क्या क्या मोटिव्स होते हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पस होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है आर्थिक लाभ कमाना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति बिजनेस ओपन कर रहा है तो वो अपना नुकसान करवाने के लिए बिजनेस ओपन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो क्या चाहता है? वो आर्थिक लाभ कमाना चाहता है, यानी अच्छी इनकम जनरेट करना चाहता है, अच्छा पैसा चार्ज करना चाहता है। तो ये उसका उद्देश्य होता है व्यवसाय करने का। अगला है समाज कल्याण। अब कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, यानी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहते हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके, जिससे लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, उनको एक अच्छी सर्विस मिल सके। ठीक है, अगला है आर्थिक कल्याण। तो इससे क्या हो सकते हैं? उनको भी आर्थिक लाभ मिल सके जो बिजनेस ओपन कर रहे हैं, और साथ ही उनका बिजनेस जिन कस्टमर्स के साथ हैं, जिन ग्राहकों के साथ है, उनका भी आर्थिक लाभ हो सके, उनको भी कोई नुकसान ना हो। अगला है राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि। अब बिजनेस होते हैं तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है? उनका पर्पस ये रहता है कि जब बिजनेस ओपन होंगे तो उनका जो राष्ट्रीय राजस्व है यानी सरकारी खजाने में भी वृद्धि होती है। अगला है रोजगार निर्माण। अब बिजनेस के पीछे पर्पस ये भी होता है कि इससे रोजगार निर्माण होता है, जो बेरोजगार लोग होते हैं उन्हें नौकरियां मिलती है। ठीक है, तो उनको भी रोजगार मिलता है, तो रोजगार निर्माण भी इसका एक उद्देश्य होता है। अगला है जीवन स्तर में सुधार। अब मान लीजिए जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिला तो उनकी लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, अगला है बाजार का फैलाव। अब बिजनेस जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे बिजनेस फैलता जाएगा तो बाजार का भी फैलाव होता जाएगा, आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपके ग्राहक बढ़ेंगे। ठीक है, ग्राहकों में भी आपकी वृद्धि होगी। साथ ही इसका जो और उद्देश्य होता है वो होता है दैनिक कार्यों में सहयोग। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति दैनिक कार्य जो करता है, मान लीजिए एक महिला की बात करते हैं तो एक महिला के दैनिक कार्य में शामिल है कपड़े धोना। तो अब मान लीजिए एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन बनाने का काम शुरू करता है। ठीक है, ये उसका बिजनेस है, तो वॉशिंग मशीन बना के उसने उसके महिला के दैनिक कार्य में उसने सहयोग किया है, नहीं किया? बिल्कुल किया है। तो इनका जो एक उद्देश्य होता है लोगों के दैनिक कार्यों में सहयोग करना। अगला है भौतिक सुख सुविधा। अब भौतिक सुख सुविधा का मतलब क्या होता है? भौतिक सुख सुविधा यानी वो सुख जो आपको भौतिक रूप से मिलता है, बाहरी सुख, जैसे आपकी कार हो गई, आपका टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका कूलर, एसी, ये सारे आपके भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग करता है, उन्हें सेल करता है जिससे भौतिक सुख सुविधा मिले और उनको भी भौतिक सुख सुविधा मिले, और जिन ग्राहकों को ये चीज़ें बेचता है उनको भी भौतिक सुख सुविधा मिले। तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि व्यवसाय की विशेषता क्या है, यानी हर किसी काम को तो आप व्यवसाय नहीं कह देंगे। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो व्यवसाय कर रहा है? जी नहीं। अब आपको यही बताना मैं चाहता हूं कि व्यवसाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी किस काम को आप व्यवसाय कहेंगे। तो इसमें सबसे पहला होगा आर्थिक लाभ का उद्देश्य। अब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पीछे जो उसका उद्देश्य होगा वो होगा आर्थिक लाभ कमाना। मैंने पहले ही बताया है कि कोई व्यक्ति अपना नुकसान करवाने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। तो इसकी एक विशेषता क्या है? आर्थिक लाभ कमाना। अगला है उपयोगिता का सृजन, यानी व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी जो यूटिलिटी को
यूटिलिटी को बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता का सृजन करता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अगला है जोखिम उठाना। अब आपको पता है कि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिल्कुल उसमें एक रिस्क होती है और उस रिस्क को लेकर वो काम करता है। उसे पता होता है कि हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, इसमें नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो एक रिस्क लेता है, एक जोखिम उठाता है और अपना काम स्टार्ट करता है। तो चूँकि 95% चांसेस रहते हैं कि इसमें रिस्क रहती ही है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस स्टार्ट होता नहीं है, तो इसीलिए इसको भी इसकी एक विशेषता मान लिया गया है। अगला है पूंजी का निर्माण। अब देखिए, जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसकी एक विशेषता क्या है कि उसमें पूंजी का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो पहले उसमें निवेश करता है, कच्चा माल खरीदता है, कुछ बनाता है और जब उसे बेचता है तो उसमें उसको इनकम जनरेट होती है और वही जो पूंजी बनती है वो पूंजी निर्माण ही उसका एक उद्देश्य होता है। तो पूंजी निर्माण भी एक विशेषता है व्यवसाय की। अगला है उत्पादन, वितरण, विनिमय सम्मिलित है। यानी जो व्यवसाय होता है इसमें उत्पादन भी होता है, बिल्कुल प्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसका वितरण होगा, उसे बाज़ारों में बांट दिया जाएगा, दुकानों पर तक उसे पहुंचा दिया जाएगा, उसका वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो विक्रेताएं होंगे उन तक, उसके बाद उसका विनिमय किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब किसके में शामिल है? आपके व्यवसाय में शामिल है। तो ये भी व्यवसाय की विशेषता है। अगला है नियमित आर्थिक क्रिया। यानी नियमित आर्थिक क्रिया कैसे है व्यवसाय? अब इसे समझिए। मान लीजिए आपने कोई उद्योग खोला और वहाँ पे आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कच्चे माल की, और कच्चा माल जहाँ से आप लोगे वहाँ भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इससे जब आप कच्चे माल को एक वस्तु में परिवर्तित कर दोगे, एक प्रोडक्ट बना दोगे और जब उसे बेचोगे तो वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे और उस पैसों को आप फिर कच्चे माल में इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से फिर आप प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसे बेचोगे, फिर पैसा कमाओगे। तो ये एक तरह का आर्थिक चक्र चलता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल सर्कल जो है ये कहलाता है आपकी नियमित आर्थिक क्रिया चलती रहती है, ठीक है। अगला है वो है दोनों पक्षों का हित। यानी जो प्रोडक्ट बनाता है उसका भी सेल करने पर उसको भी फ़ायदा होता है और जिन लोगों को बेचता है, जिन कस्टमर्स को देता है, उनको भी इससे फ़ायदा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल, जो टेलीकॉम कंपनीज है जो मोबाइल बनाती है, ठीक है, तो मोबाइल बनाकर वो सेल करते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा मिलता है और जब मोबाइल आपके पास आता है, ग्राहकों के पास आता है, तो उन्हें भी फ़ायदा होता है क्योंकि उस मोबाइल से वो मान लीजिए कोई पढ़ाई करते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करते हैं, रिसर्च करते हैं, साथ ही साथ कुछ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन और मनोरंजन का काम भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें भी इससे होती हैं, दोनों पक्षों का हित कहीं ना कहीं इससे होता है। अगला है मांग व पूर्ति का संतुलन। तो व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मांग व पूर्ति का संतुलन होता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी बाजार में कोई डिमांड ही नहीं है, कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो भी नहीं चल सकता, ठीक है। और मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन कम मात्रा में कर रहे हैं जिसकी बाजार में ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसे करके आपका प्रोडक्ट वो महंगा बिकेगा और महंगा होने की वजह से उसकी जो ग्राहकी है वो कम हो जाएगी, तो इससे भी आपको लॉस होगा। तो इसकी विशेषता ये है कि मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन बना रहे। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं औद्योगिकरण के लाभ। यानी हमारे देश में जो औद्योगिकरण होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इससे क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो चलिए इनको हम जान लेते हैं। तो देखते हैं औद्योगिकरण के लाभ। इसमें पहला है बेरोजगारी में कमी। बिल्कुल सही। जैसे ही औद्योगिकरण होगा, इसका मतलब क्या है? औद्योगिकरण का मतलब है अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना। अब सुनो, अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी और मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। जो बेरोजगार लोग हैं उन मिलों में जाके, उन उद्योगों में जाके काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा रोजगार। और जब उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी तो क्या वो बेरोजगार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब जब उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी तो बेरोजगारों की संख्या कम हो जाएगी और बेरोजगारों की संख्या कम होगी तो डेफिनेटली बेरोजगारी में भी कमी आएगी। और अगला जो है वो है जीवन स्तर में सुधार। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, वो बेरोजगार है, अभी उसके पास पैसा नहीं है और जब उसे रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी में कमी आ रही है यानी उसको रोजगार मिल जाएगा तो वो अपने जीवन स्तर में सुधार करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाएगा, उसे इम्प्रूव करेगा, तो उसके जीवन स्तर में भी इससे सुधार होगा। अगला है भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि। भौतिक सुख सुविधा में आपको पहले बता चुका हूँ, वो सुख सुविधाएं जो हमें बाहरी रूप से, भौतिक रूप से मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति को बेरोजगारी उसकी ख़त्म हुई है, उसे रोजगार मिला है, उसके पास पैसा आया तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा इन द सेंस वो अपने घर पर रेफ्रिजरेटर लाएगा, टीवी लाएगा, कूलर लाएगा, ठीक है, पंखा लाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? उसकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगी। वो अपने घर पर कार लाएगा तो ये सारी चीज़ें क्या है? उसकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगी। अगला है पूरक माल में वृद्धि। देखिए यहाँ पर पूरक नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर स्थानांतरित माल में वृद्धि है, ठीक है। क्या है? स्थानांतरित माल में वृद्धि। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को
ये अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनीज़ की एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए अगर मार्केट में सिर्फ कोलगेट है तो सारे लोग कोलगेट को ही खरीदेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, ठीक है, क्लोजअप भी है, पतंजलि दंत कांति भी है, तो ग्राहकों के पास अलग अलग चॉइस है, अलग अलग ऑप्शन है, वो चाहे उसको खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो औद्योगिकरण होता है, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इससे स्थानांतरित वस्तुओं को भी प्राप्ति हमें हो जाती है। अगला है वो है आर्थिक लाभ। औद्योगिकरण से लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, उन्हें अगर रोजगार मिल रहा है तो उससे उनको आर्थिक लाभ होगा, ठीक है। अगला है वो है बाजारों की समीपता, यानी जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों के पास आते जा रहे हैं, बाजार जो हैं वो लोगों के पास आते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में ही ये सीमित नहीं रह गए हैं। अगला है वो राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी जो सरकारी खजाना है उसमें भी वृद्धि होती है औद्योगिकरण से। और वो है अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी देश का किस वजह से हो रहा है? औद्योगिकरण की वजह से अधिक होता है। और अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ, बेशक जो औद्योगिकरण है ये अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में से अगर औद्योगिकरण को निकाल लिया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को निकाल लिया जाए, तो बचता है सिर्फ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था बचती है। और आपको पता है कि जो कृषि है वो मानसून का जुआ है, यानी अगर जलवायु उचित रही, मौसम ठीक रहा, मानसून ठीक रहा, तो ही कृषि अच्छी होगी, अच्छे से खेती लोग कर पाएंगे, अच्छा सा उत्पादन हो पाएगा और अर्थव्यवस्था सही रहेगी। वरना तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था को संभालता है वो होता है औद्योगिकरण। तो आपने जान लिया कि औद्योगिकरण से बहुत सारे लाभ होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में हम कुछ जान लेते हैं कि अगर एग्जाम में कुछ उद्योगों के बारे में पूछा जाए मध्य प्रदेश के एग्जाम में कि कौन सा उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसके लिए आप ये लिस्ट है, इसको देखिए। जो हम बात करें सबसे पहले प्लास्टिक उद्योग के बारे में, जो प्लास्टिक उद्योग है वो है आपका इंदौर में। फिर बात करें कागज़ उद्योग के बारे में, तो कागज़ उद्योग अमलाई और नेपानगर में है। फिर बात करें अल्कोहल यानी शराब का जो उद्योग है ये है आपका रतलाम और नीमच में। फिर बात करें शक्कर उद्योग के बारे में, तो शक्कर उद्योग है डबरा में, जो कि कहाँ है? सीहोर जिले में। फिर बात करें सीमेंट फैक्ट्री के बारे में अगर पूछा जाए, तो सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में है और कैमूर है सतना में। फिर बात करें कृषि एवं नोट प्रेस, यानी रिजर्व बैंक के जो नोट छापने की जो मशीन है वो देवास में भी है और होशंगाबाद में भी है। अगला है कोयला खान, तो कोयला खान छिंदवाड़ा में है, शहडोल में है, बैतूल में भी है और आगे और अगले जो वीडियो हैगा हमारा उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अगला है सूती कपड़ा, तो ये उद्योग जो ये आपका बुरहानपुर, मंदसौर, खंडवा और उज्जैन में है। आगे हम बात करते हैं BHEL के बारे में, यानी भेल के बारे में, तो ये कहाँ है? ये है भोपाल में। अब इस BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि BHEL का फुल फॉर्म क्या है। और इतना याद रखिए कि ये कहाँ है? भोपाल में, अगर आपकी एग्जाम में आए तो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही भेल का भी आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।